બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ दलाल અને મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और मार्केट हम देख रहे हैं कि थोड़ा अभी सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज जो है थोड़े पॉजिटिव आते हुए हम देख रहे हैं, जो कि ऑफ लेट एक डोमेस्टिकली जो हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आगे जाके के वो है एल नीनो का, और वो थोड़ा ग्रिम सिचुएशन हमें लग रहा है अब। अभी जो अगर हम देखें तो कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि रिजल्ट सीजन अभी खत्म हो गया है। अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वी कैन कंप्लेन अबाउट इट। और ये वेस्ट एशिया वॉर जोन से भी थोड़ा अभी साइलेंट जोन है, ऐसा कह सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़े छोटे मोटे हम सुनते रहते हैं। कैसे देखेंगे अभी यहाँ से मार्केट को आप? देखिए, मार्केट का रुझान होगा कि बॉटम के लिए सपोर्ट जरूर मिलेगी, बिकॉज डीआई की फ्लोज भी मजबूत है और रिटेलर्स और एचएनआईएस की पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि एफआईएस ने जो बिकवाली करी है पिछले वॉर की शुरुआत से देखे आज तक, तो करीबन मैं समझता हूँ 2 लाख करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। फिर भी मार्केट में उतना करेक्शन नहीं आया बिकॉज डीआईएस ने सपोर्ट किया। तो क्या है कि एफआईएस के लिए आगे वाली डायरेक्शन मार्केट को एफआईएस ही तय करेंगे, बिकॉज रिटेल में जो पैसा है वो लग रहा है। और जैसे आपने कहा कि वॉर की जैसे ही थोड़ी खबर आ रही है सीज फायर, ये तो रिटेल एक रुझान से जाके खरीदारी कर रहे हैं ब्रॉडली इन द स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप सेगमेंट में। मगर लार्ज कैप से और अच्छी वाली जो लार्ज कंपनीज है वहां पे ग्रोथ देखना है तो जरूर एफआईएस की वापसी जरूरी है। और वहां पे क्या है कि अभी देखिए तेल 92 पे 93 पे आता है, मगर फिर भी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्योंकि $7 पे था ऑयल उसके पहले, वॉर के पहले, तो अभी $20-25 उससे ज्यादा है, तो जरूर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में दिखेगा। तो उसके बारे में क्लैरिटी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस हाइक्स थोड़ा पास ऑन किया रिटेल के लिए, एक्चुअली एफआईएस रीजनेबली खुश थे, बिकॉज उनके लिए क्या है कि नहीं तो दबाव फिस्कल के ऊपर आएगा। तो जितने हद तक गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है इसको, भले ही थोड़ी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ जाए, उनके लिए इकोनॉमी के ऊपर दबाव कम होगा। तो ये जो प्राइस हाइक्स चल रही है, क्या वो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर पाएगी, ये एफआईएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आएगा और इंडिया की जो रिस्क रेटिंग है उसको शायद रिवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक चीज है। जैसे आपने बताया एल नीनो के कारण एक बिलो एवरेज मानसून आएगा, तो फर्टिलाइजर और फूड प्राइसेस के ऊपर दबाव आएगा ना, तो फर्टिलाइजर का बिकॉज ऑफ द नेचुरल गैस प्राइस इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। तो सेकंड चीज है कि आरबीआई से कोई सपोर्ट मनी रेट कट तो भूल जाइए, मगर आरबीआई की क्या सोच होगी ऐसे राइजिंग इन्फ्लेशन के टाइम में। करेंसी के ऊपर भी जो दबाव देखा, अभी आरबीआई ने थोड़ा बाइंग करके उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया है, 95, 52, 96 के लेवल में स्टेबलाइज किया है। मगर फ्यूचर आउटलुक के लिए अब ये वॉर की बात है कि इवन इफ वॉर कम्स टू एन एंड, तेल 85 से नीचे इंटरनेशनली कोई नहीं एंटिसिपेट कर रहा है। और उसका मेन कारण है कि जो डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, गैस, नेचुरल गैस का कतार में, उन चीजों में रेक्टिफाई करके वापस सप्लाई ऑफ क्रूड और गैस ये सब बनने में टाइम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ तेल के वेल्स जो है जो बंद हुए हैं बिकॉज हॉर्मुज ट्रेड बंद हुआ था, अभी उसमें पानी घुस जाएगा तो उसको अभी वापस क्लीन करके रीस्टार्ट करना ऑयल पंपिंग में वक्त लगेगा। तो इमीडिएटली एक रिलीफ उतना इंडियन इकोनॉमी को कि वापस 65-70 पे क्रूड ऑयल आ जाए, ये मुश्किल है। तो आरबीआई की पॉलिसी में भी एक हॉकिशनेस आ सकती है, तो इसके कारण एफआईएस थोड़ी सावधानी रहेंगे। बिकॉज इसके अलावा उनका तो सोच इंडिया के बारे में सितंबर 2024 से ही नेगेटिव है बिकॉज ऑफ दी एआई एंड वैल्यूएशंस की बात। तो मेरा मानना है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो अच्छे थे उसका पार्टली कारण था कि फुल वॉर का इम्पैक्ट नहीं दिखा था, और रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी थी, राइट। मगर अगले क्वार्टर में देखना चाहिए कि Q1 जो होता है उसमें वॉर का इम्पैक्ट दिखेगा, तो अर्निंग्स के ओर एक्सपेक्टेशन भी कम रहेंगी। और इस साल के जो फॉरवर्ड पी के लिए वैल्यूएशन की जो कर रहे हैं, जिस हद तक मैंने देखा एक 10 से 12% ही आपको लार्ज कैप अर्निंग्स की ग्रोथ दिख रही है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप की अच्छी दिख रही है। तो एंड एफआईएस मगर उतना ज्यादा पार्टिसिपेट मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं करते, एक लिमिटेड लेवल में ही करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो मार्केट की आउटलुक के लिए
यही बेसिस होगी कि जैसे ही कुछ गुड न्यूज आए वॉर के फ्रंट में, या समझिए कि वॉर मानसून का इम्पैक्ट भी जितना अब लग रहा है उससे बेहतर हो जाए, ये सब रिटेलर्स के लिए एक पॉजिटिविटी देगी और ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। मगर अगर आपको निफ्टी और निफ्टी 150 और या मिड कैप 150 टॉप एंड में बढ़त दिखने आए तो जरूर हमें बहुत क्लैरिटी की जरूरत है, जो इतनी आसानी से नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में इतना जल्दी हमें एफआईएस अपना रुझान बदल के स्ट्रॉन्ग बायर्स बनना बहुत मुश्किल है, मगर सेलिंग लेवल तो कम हो सकते हैं, वो जरूर एक सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। तो एक कंसोलिडेटिंग साइडवेज मूविंग मार्केट में देख रहा हूं विथ लॉट ऑफ सेक्टर रोटेशन। जैसे खबर आती है ना, मॉनसून का खबर या रेट हाइक का खबर, तो रेट सेंसिटिव में इम्पैक्ट आएगा, जियोपॉलिटिक्स के कारण डिफरेंस में इम्पैक्ट है, तो सेक्टर टू सेक्टर आउटलुक बदलती रहेगी, रोटेटिंग रहेगी। तो एक में प्रॉफिट बुक हुआ तो दूसरे में बढ़त होगी। तो इस तरह से ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ी एक डायरेक्शन के हिसाब से बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा हूं मैं। तो मे बी एक स्टेगनेंसी हम देख रहे हैं, ऐसे मान के चलेंगे। और ऐसे हमारी इकोनॉमी कहलाती है कि एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, लेकिन जो भी मैक्रो सिचुएशन सुनील जी जो बन रही है वो अभी लग रहा है कि फेवरेबल नहीं बन रही है, और उसके असर हम इकोनॉमी पे भी आगे जाके देख सकते हैं। और उसमें अगर मार्केट आगे नहीं चला तो जो इन्वेस्टर ने जो भरोसा रखा है मार्केट्स के ऊपर, मे भी उनका भी वो भरोसा थोड़ा टूट सकता है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ रिटर्न्स मिले मार्केट से। एक बार जो इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे। तो कैसे देखें, कैसे निवेश करे रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि आपने ही कहा कि एक अभी 2 साल होने को आए, रिटर्न्स नहीं दे पाई है इक्विटी मार्केट। कैसे आप शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को कैसे एडवाइस करोगे? देखिए, मेरा मानना है कि मीडिया में आप लोग जो है सब है मार्केट को निफ्टी ही मान के चलते हैं और निफ्टी के रिटर्न्स को देखकर आप नाराज हो जाते हैं कि इन्वेस्टर को पैसा नहीं बना। बट मिड कैप इंडेक्स अभी लाइफ टाइम नहीं हुआ है। तो सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, हम नहीं कह सकते कि मार्केट से पैसा नहीं बना। जैसे हमने कहा मिड कैप की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में भी कुछ सेक्टर्स अच्छे बने हैं। तो मेरे ख्याल में ना ये लार्ज कैप के क्षेत्र में ही ये दबाव, क्योंकि एफआईएस की भरपूर बिकवाली जो जारी रही थी और वहीं पे वापसी भी मुश्किल लग रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर को थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप का टिल्ट रख के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है। इंडिविजुअल सेक्टर की कॉल अभी नहीं लेना है, उसी से आपको एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। लार्ज कैप जिस दिन आपको तेल के दाम नीचे गिरती हुई इंडिया की एक मैक्रो जो आपने कहा, राइट, ये मैक्रो में खाली जीडीपी ग्रोथ मैक्रो नहीं है, बिकॉज अभी भी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े निकाले हैं। इवन इफ हम 6% पे ग्रो कर रहे हैं, फिर भी वर्ल्ड में अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में रहेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ में ज्यादा दबाव, कुछ है दबाव, 1-1.5% अपनी ग्रोथ रेट कम हो सकती है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि हम एकदम रिसेशन की ओर या एक स्टैग्नेंसी की ओर चल रहे हैं, हम तो बढ़ते इकोनॉमी है। मगर क्या है कि फिस्कल जो मैक्रो आपने कहा, वहां पे फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, अगर आरबीआई रेट हाइक करती है, ये सब आके दबाव डाल सकते हैं। और जब तक ये दबाव सामने दिख रहा है, एल नीनो का इफेक्ट, तो एक्चुअली एफआईएस थोड़ी सावधान रहेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस दिन एफआईएस वापस आएंगे ये कहना मुश्किल है, इसलिए लार्जर एंड ऑफ द मार्केट में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स बहुत लार्ज कैप में खरीदारी कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि अच्छे स्टॉक्स अभी सस्ते में मिल रहे हैं, तो खरीद के सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ग्रोथ चाहिए तो एफआईएस की वापसी होनी है लार्ज कैप में। तो अगर आपके आउटलुक है कि इन्वेस्टर कैसे मैनेज करें, मैं कहूंगा कि 60 to 65% पोर्टफोलियो में आप मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप उस तरह से, और वहां पे भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स, आप जैसे जो अभी दबाव में दिख रहे हैं, जैसे मॉनसून की कमी के कारण आपको फर्टिलाइजर, फार्म सेक्टर, उसमें थोड़ा दबाव दिखेगा। फिर आरबीआई अगर रेट कट नहीं कर रही है और कुछ हॉकिश स्टांस अड़पती है तो रेट सेंसिटिव पे थोड़ा दबाव आएगा। बट उसके अलावा देखेंगे तो मेरे को कैपेक्स साइकिल फॉर एग्जाम्पल, जो एक कैपेसिटी क्रिएशन के लिए शुरू हो चुका है इन अ स्मॉल वे, वो तेजी से बढ़ते हुए देखिए। तो फोकस आप डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक कैपेक्स में रखेंगे तो मेरे लिए वो एक बेहतर चांस होगा कि आपको कंपेयर टू लार्ज कैप बेटर रिटर्न्स मिलने की बात। बट इसके लिए आपको लार्ज कैप को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
एफआईएस का थोड़ा भी रुझान इंडिया की ओर आ गया तो उधर तेजी से बढ़ पा सकता है, तो एक जी। रिस्क नहीं लेना चाहिए कि मैं लार्ज कैप को छूऊंगा नहीं। पर लार्ज कैप के अंदर ही मैं कहूंगा कि आप कैपेक्स और इवन बैंकिंग के ऊपर ध्यान देंगे। या शॉर्ट टर्म में थोड़ा रेट हाइक की कोई प्रॉब्लमिटी आ गई तो बैंकिंग के ऊपर थोड़े दिन के लिए दबाव दिख सकता है, मगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कैपेक्स और बैंकिंग सेक्टर, ये तीन आपके मन में रखना चाहिए और टिल्ट उसमें एक मिड एंड स्मॉल कैप की ओर देना चाहिए इन्हीं सेक्टर्स में। तो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, वही मैं कह रहा हूं। और ग्रोथ आपको ब्रॉडर इकोनॉमी से ही आएगा, ब्रॉडर मार्केट से ही आएगा। आप खाली निफ्टी के ऊपर डिपेंड करके मेरा रिटर्न आ जाएगा करके सोचना गलत होगा इन दिस पीरियड। एब्सोल्युटली। और वो हम कर भी, आई डोंट थिंक सो कि सब कर रहे हैं, लेकिन जो भी नजर हमारी जाती है तो निफ्टी के रिटर्न्स पे जरूर से जाती है। और ब्रॉडर मार्केट्स, यस, जैसे आपने कहा कि यहाँ से पैसे बनेंगे, राइट, इसलिए तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन रखते हैं। लेकिन रिस्कियर भी है, तो ऑफकोर्स सिर्फ हम ब्रॉडर मार्केट्स पे ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एफआईएस की वापसी होगी और अपने कंफर्ट के लिए भी ये जो टॉप 50 है, कि जो हमारे निफ्टी 50 है, जहां हम सेफर जोन में रह सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो क्या आप रेशियो ऑफ एलोकेशन को चेंज कर रहे हो? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी देखो लार्ज कैप में तो हमें रहना ही है, लेकिन कुछ रेशियो चेंज कर रहे हैं अभी के लिए आप? थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि पहले मैं करीबन 50-50 रख रहा था, तो थोड़ा मैंने अभी 60-40 इन फेवर ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप टिल्ट किया है। सो 10% मैंने ये इस तरफ टिल्ट किया है, क्योंकि अर्निंग सीजन के रिजल्ट भी देखे तो लार्ज कैप की अर्निंग करंट 10 से 12% थी, मगर मिड कैप का 30 और स्मॉल कैप का 36 और माइक्रो कैप का 42% था अर्निंग्स ग्रोथ। सो क्लियरली ये अलग टैंजेंट पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ये कंपनीज भी उनका इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होता है, तो नेचुरली जब सेल्स अच्छी होती है तो प्रॉफिट्स बहुत तेजी से भागती है। तो एज लॉन्ग एज डोमेस्टिक सेल्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, ऑटो की सेल्स के नंबर्स ये सब अच्छे दिख रहे हैं, मुझे मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ज्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशन रखेगी। और जो से मैं देख रहा था कि फॉरवर्ड पी का जो कैलकुलेशन है उसमें देखे तो ये सेम 10-12% ही निफ्टी के अर्निंग्स की ग्रोथ एंटिसिपेट करके मार्केट फॉर नियर फॉरवर्ड पी को गणित कर रही है, मगर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में करीब 18-25% की ग्रोथ, तो जितना अभी हुआ है उतना नहीं ले रही है नेचुरली, बिकॉज Q1 में वॉर का इम्पैक्ट फुल दिखेगा। मगर ग्रोथ रेट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, कंसेंसस एस्टिमेट, वो इट इज डबल ऑफ व्हाट लार्ज कैप इज शोइंग। तो जब अर्निंग्स की कंसेंसस उस पे है, उसके बेसिस पे ही आपको डीआईएस खरीदेंगे, तो मेरा मानना है कि स्मार्ट थिंग होगा कि जो डीआईएस कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए ना। तो क्योंकि वो ही अल्टीमेटली हमारे मार्केट को सपोर्ट करके, उनके पास चॉइस नहीं है कि मैं ताइवान में डालूं, कोरिया में डालूं। एफएस के पास ऑलवेज ऑप्शंस है कि किसी और देश की वैल्यूएशन सस्ती लग रही है या ग्रोथ रेट अच्छी दिख रही है तो उसमें डाल देंगे ना। तो वो रिस्क डीआईएस के पैसे से नहीं है, तो कई मन अपने ही देश के अंदर, अपने ही सेक्टर्स और कैपिटल के अंदर घूमेगी। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि अर्निंग्स का कंफर्ट आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ही है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को, तो आप भी उसी तरह से आप बैक करेंगे तो आपको पता है कि लिक्विडिटी उसको सपोर्ट देगी। मगर नेचुरली मिड एंड स्मॉल कैप में आप घुस रहे हैं तो वॉलिटिलिटी जारी होगी, वॉलिटिलिटी हाई होगा, और इसके लिए आपके जो एक इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म प्रोफाइल रखकर एक स्टैगर्ड एलोकेशन करना भी आपको असिस्ट कर सकता है। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि देश की बढ़त के पीछे मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ ही इस साल के लिए मैं देख रहा हूं। लार्ज कैप्स में जैसे मैंने कहा 30-35% बैंकिंग इंडेक्स के स्टॉक्स है अपने लार्ज कैप इंडेक्स में, राइट। तो दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ आपकी निफ्टी, बिकॉज 35% अभी इसी क्षेत्र जा रहे हैं, तो वहां उनकी परफॉर्मेंस एफआईएस के उनमें निवेश करेगी, ये डिसाइड करेगी उस सेक्टर का। और उसके अलावा दो बड़े सेक्टर जो है लार्ज कैप में वो है आईटी और एफएमसीजी। इन दोनों में हम देखेंगे कि एफआईएस का रुझान नेगेटिव है। आईटी का तो स्टोरी बहुत सबने पढ़ चुके हैं, एआई की थ्रेट और ये वाली थ्रेट तो बात होती रहती है। और एफएमसीजी में भी देखिए कि मानसून के शॉर्टफॉल से अगर रूरल डिमांड
में कोई दबाव आ जाए तो एफएमसीजी को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड, क्रूड के इनपुट्स भी कई सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जहां पर क्रूड रिलेटेड इनपुट्स जाते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट मार्जिन प्रेशर्स भी आ सकते हैं। तो ये तीन बड़े सेक्टर है जो निफ्टी के अकाउंट करते हैं, आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग। तो इनमें तीनों में कुछ ना कुछ दबाव दिख रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि एफआईएस की वापसी में भी वक्त लगेगा और बढ़ेगी तो भी ये एक जो हेडविंड कह रहे हैं ना उनकी अर्निंग्स के पीछे, मैंने हर एक चीज के लिए एक हेडविंड बताया है ना। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आरबीआई का हॉकिश पॉलिसी एक हेडविंड है, आईटी के लिए एआई एक हेडविंड है, एफएमसीजी के लिए एल नीनो एक हेडविंड है। तो ये तीनों लार्ज कैप में जो सेक्टर्स है निफ्टी इंडेक्स के अंदर, उसमें उनका दबाव दिख रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि आप लार्ज कैप को थोड़ी एक सेफ्टी के तौर पर थोड़ी रख सकते हैं, मगर आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ आपको मिड एंड स्मॉल कैप से ही आएगी। एब्सोल्युटली। और हम आगे देखना चाहेंगे कि कैसे एफआईआरस की मूवमेंट होती है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो सर, लगता नहीं है कि एफआईआरस इतनी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि एफआईआरस को क्या चाहिए, हमें उन्हें रिटर्न्स चाहिए, फिर कोई भी मार्केट हो। तो वो हिसाब से अगर डीआईआईस को भी सपोर्ट करना है मार्केट को, और अगर मिड एंड स्मॉल स्पेस को देखना है, तो कैसे, कौन से एरियाज आप पसंद करोगे? क्या एक स्टॉक स्पेसिफिक आप थीम रहे हो कि कुछ एरियाज में आपको एक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट दिख रही है? अगर निवेश करते हैं हम, एज यू सेड कि अभी 60% थोड़ी यहाँ बढ़ा सकते हैं अपना एलोकेशन, कौन से एरियाज में आप इन्वेस्टेड जरूर से रहोगे अगर ब्रॉडर मार्केट स्पेस हम देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, मेरी पूरी फोकस डोमेस्टिक पे है, और डोमेस्टिक में दो तरह की चीजें, एक है यहाँ पर डिमांड अच्छा बढ़ रहा है, वो ऑटो है, क्योंकि ऑटो की ओवरऑल सेल्स की नंबर्स अच्छी है, अभी नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं, ऑटो में एक अच्छा रुझान दिख रहा है। जहां पर क्रूड का प्रेशर है, मगर वो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण उनकी जो सेल्स अगर बढ़ती है तो वो कॉस्ट को इजिली अब्जॉर्ब करके आप कर सकते हैं। और अभी देखा, मारुति ने देखा मैंने कि प्राइस इंक्रीजेस भी अनाउंस किया है, तो ओवरऑल रेवेन्यू को एक कंफर्ट है कि डिमांड अच्छा है, इसलिए वो दाम भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ऑटो इंडस्ट्री को बैक करूंगा। सेकेंड इज, मेरे लिए एक कॉन्ट्रा बेट में होगा रियल्टी। तो रियल्टी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर रहा है ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ। आप देखें तो ओवरऑल रियल्टी इंडेक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मगर क्योंकि डोमेस्टिक के ऊपर फोकस है और मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत पॉजिटिव जो रियल्टी सेक्टर के लिए, जैसे डेटा सेंटर की ग्रोथ, एक तरफ प्रीमियम हाउसेस की डिमांड, और दूसरी रीट्स की जो फाइनेंसिंग के लिए अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से उनको एक एडिशनल लाइन ऑफ फंडिंग मिलेगा। तो ओवरऑल मेरी व्यू थोड़ी उधर पॉजिटिव है, इसलिए मैं एक कॉन्ट्रा बेट के तौर पर, क्योंकि इतना गिर चुका है वो, तो और गिरना मैं नहीं समझता हूँ होगा, तो एक बाउंस बैक होगा और उस सेक्टर में मुझे ग्रोथ दिख रही है। तो मैं रियल्टी भी एक पिक होगी मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ दस। थर्ड, मैंने कहा ना कि कैपेक्स, बिकॉज ये जो ऑटो यहाँ पे जो भी हम कंजम्पशन की थोड़ी बहुत जीएसटी के कारण एक बढ़त देखे हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक कैपेक्स में बढ़ते हुए देख रहा हूँ। एक चीज जो है शॉर्ट टर्म में जो इम्पैक्ट कर सकते वो है कि क्या गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस साल अपना कैपेक्स को घटाएगी, क्योंकि 12 लाख करोड़ के करीब उन्होंने प्रोजेक्ट किया था इस साल की बजट में कि वो खर्च करेंगे। मगर अगर ये अभी जो पेट्रोल प्राइस की दाम पूरा बढ़ नहीं पा रहा है ना, जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उतना आउटपुट रिटेल पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इसके कारण जो दबाव होगी फिस्क के ऊपर, उसका एक उपाय जो कर सकते हैं वो है कि कैपेक्स को घटाओ ताकि फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करो। तो वो होगा तो शायद वो एक कैप गुड्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होगा, मगर मीडियम टर्म में मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल, और फिर गवर्नमेंट भी ये वॉर के खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद जरूर वापस अपना फोकस कैपेक्स पे लगाएगी। तो वो मैं कहूंगा कि आज इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। तो मेरे लिए ये ब्रॉडर कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां पे सीमेंट है, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स भी है, कैपिटल गुड्स मशीनरी है, ये सब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये वाइडर बास्केट को आप रखेंगे। उधर मेरे को ना तेल का जो क्रूड ऑयल और वो जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा है, और उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट्स के भी गुड अपॉर्चुनिटी। हमारे बड़े दिग्गज जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर वो भी अपना जो रीबिल्डिंग ऑफ द गल्फ एरिया आफ्टर द वॉर, जरूर इनको वहां से अच्छी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और ये उसमें शामिल है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव
very good track record of execution outside India also. तो मैं फोकस उन्हीं पे रखूंगा, ये मेरे लिए की है। एक ब्रॉडर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जहाँ पे ऑटो और रियल्टी भी इंक्लूडेड है, और दूसरा है ये वाली अपनी जो, और बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। मीडियम टर्म में फाइनेंसिंग नीड्स जो है हमारी एसएमई एमएसएमई सेगमेंट के लिए, वो पीएसयू बैंक से फुल करेंगे। तो वहां पे भी मेरी अच्छी लोन ग्रोथ की एक एक्सपेक्टेशन है, जो अल्टीमेटली इनको, और इनकी बैलेंस शीट्स भी आज बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एनपीए क्वालिटी बहुत अच्छा है, वेरी बहुत लाइफ टाइम लोस पे है, और उनके लिए उतना कासा बैलेंसेस का फंडिंग में उतना चैलेंज नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर को एक दबाव लग रहा है फ्रॉम अ डिपॉजिट बमला चेन। तो मैं पार्टिसिपेट बैंक्स के ऊपर थोड़ा मेरा फोकस इंक्रीज करूंगा। બ્રોડર માર્કેટ્સ પર આપણે એક એલોકેશન અત્યારના વધારી શકીએ છીએ। ઓટો કેપેક્સ ઓરિએન્ટેડ કાઉન્ટર્સ, રિયાલ્ટી, પીએસયુ બેંક્સમાં હજી પણ આપણે એક લોન ગ્રોથની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છીએ। તો આ બધા સેક્ટર્સ છે જેમાં તમે નિવેશ કરી શકો છો। પણ યસ, અહીંયા હજી પણ આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક અને એક થોડુંક સ્પેસિફિકેશન સાથે જ एंट्री लेवानी રહેશે। ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને આપશો રજા, जुड़ा रहिए CNBC विजय।